हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे अपना प्रोनाउन टॉपिक कंटिन्यू और प्रोनाउन के बाद करेंगे हम अपना वोकैबुलरी सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रोनाउन में देखा था कि हमने पर्सनल प्रोनाउन शुरू किया था। तो पर्सनल प्रोनाउन का हमने पर्सन्स किए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस देखा था। आज हम करेंगे कुछ सीक्वेंस की बात। आज हम करने वाले हैं कुछ सीक्वेंस की बात, मतलब कि जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में हमारे तीनों पर्सन्स गिवन होते हैं कि फर्स्ट पर्सन भी गिवन है उस सेंटेंस में, सेकंड पर्सन की भी कुछ बात है, थर्ड पर्सन की भी, एक ही सेंटेंस में, तो हमारा सीक्वेंस जो होता है जनरल सेंटेंसेस में, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में और जनरल सेंटेंसेस में हमारा सीक्वेंस होता है 2, 3, 1। मीन्स पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे एग्जाम्पल है यू, दे एंड आई आर प्लेयर्स। तो हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये आर प्लेयर्स, ये एक जनरल सेंटेंस है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस केस में हमारा क्या होगा सीक्वेंस 2, 3, 1। तो अब क्या होगा, चेंज ऑफ सीक्वेंस, मतलब 2, 3, 1 जो सीक्वेंस है हमारा वो चेंज हो जाएगा 1, 2, 3 में। कब पॉइंट है when words of confession is given, कि जैसे वो कोई मतलब कन्फेस कर रहा है कि हाँ ये गलत काम मैंने किया है, या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर थर्ड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होता है हमारा, वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी इज गिवन इन सेंटेंस। तो जो जनरल सीक्वेंस होता है वो 2, 3, 1 होता है, लेकिन ये 2, 3, 1 सीक्वेंस हमारा 1, 2, 3 में चेंज हो जाता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कब जब वर्ड्स ऑफ कन्फेशन गिवन होते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये गलत काम मैंने किया है, या कोई नेगेटिव सेंटेंसेस है कि ये 3 बंदे मर्डरर हैं या गैम्बलर हैं, कुछ भी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी उस सेंटेंस में मेंशन है। तो हम देख लेते हैं कैसे मैं बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं आई, यू एंड दे आर गैम्बलर्स। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। गैम्बलर्स है, टेररिस्ट्स है, मर्डरर्स है। तो इसमें सीक्वेंस क्या हुआ, 1, 2, 3। तो ये नेगेटिव सेंटेंस या वर्ड्स ऑफ कन्फेशन वाला हो गया एक तरह से सेंटेंस। तो इसमें हमारा सीक्वेंस 1, 2, 3 चलेगा। या फिर गलती सुधारने के लिए वो कन्फेस करता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो भी हमारा सीक्वेंस 1, 2, 3 हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें हमारा वी, यू एंड ही, वी, यू एंड दे आर गुड। अगेन मान लो प्लेयर्स ही मान लो, गुड प्लेयर्स। तो इस सेंटेंस में क्या है, वी मेंशन है। आंख बंद करके देख लेना है कि वी मेंशन है, तो क्या होगा हमारा सीक्वेंस 1, 2, 3 ही होगा। ठीक है। तो ये था हमारा इस सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमारा आता है, अगर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और वो पोजेसिव एडजेक्टिव से फिल करना है हमें। पोजेसिव एडजेक्टिव से, जो मैंने टेबल में कल साथ साथ बताया था, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन हमारे समवट सिमिलर होते हैं देखने में, लेकिन मीनिंग भी अलग होता है और थोड़ा सा उनमें डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखती हूँ यू, दे एंड आई हैव फिनिश्ड। सब में हमें क्या भरना है, आवर आएगा, योर आएगा, या फिर डियर। इन तीनों में से क्या आएगा।
फिनिश्ड डैश वर्क। तो यू, दे एंड आई हैव फिनिश्ड डैश वर्क। तो जहाँ भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट होगा वहाँ आंख बंद करके क्या आ जाएगा हमारा आवर। कुछ भी सीक्वेंस है, 1 2 3 है, 3 2 1 है, 2 1 3 है, 2 3 1 है, यहाँ हमें अगर फिलिंग द ब्लैंक ऐसे आता है और पोजेसिव एडजेक्टिव से हमें कुछ फिल करना है तो हमें अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है, फर्स्ट पर्सन को देख लेना है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है तो हमें बिना सोचे समझे आवर फिल कर देना है उसमें, ठीक है। सेकंड हमारा सेंटेंस है यू एंड दे हैड फिनिश्ड डैश वर्क। तो जब फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट होगा तब तो आवर आ जाएगा, लेकिन जब फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड और थर्ड पर्सन है, तब सेकंड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में योर लगेगा। ओहो, योर वर्क आएगा, योर वर्क, ठीक है। और थर्ड टाइप हो गई हमारी कि जब सिर्फ थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, ही शी एंड दे हैव कन्फेस्ड डैश क्राइम। तो यहाँ तो कोई बचा ही नहीं कि ना फर्स्ट पर्सन का कॉन्टेक्स्ट बचा ना सेकंड का, तो ये तो सारे हैं ही थर्ड पर्सन, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड पर्सन का प्लूरल दियर आ जाएगा, एडजेक्टिव। तो यानी जब फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है वो चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में है, हमने देखा, तो हमारा आवर आएगा। जब सेकंड पर्सन प्रेजेंट है तो योर आएगा, और जब सिर्फ थर्ड प्रेजेंट है तो हमारा एडजेक्टिव दियर आएगा। ये वैसे आसान लग रही है लेकिन हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है इनमें कभी कभी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं ये तीनों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, सेकेंड टाइप रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में मतलब क्या है, एक एंटेसिडेंट होगा और उसके बाद एक वर्ड होगा, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, हु, whom, which, that, as, but, what, whose, which हो गया, ऑफ विच। तो सबसे पहले तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इनसे पहले कुछ वर्ड्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, इनका एंटेसिडेंट बोलते हैं, उन वर्ड्स को एंटेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे सेंटेंसेस, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हु हमारा कब लगता है, लिविंग बींग्स के लिए लगता है, और सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे लगता है, सब्जेक्टिव है हुम हमारा लिविंग के लिए। हुम भी लिविंग के लिए है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से हम कह सकते हैं हु का ऑब्जेक्ट हुम है। फिर है हमारा विच हमारा नॉन लिविंग के लिए लगता है और मेनली एनिमल्स के लिए भी लग जाता है। और विच हमारा कब भी लग जाता है, जब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं उनमें से बतानी है। जैसे हमारे पास 10 शर्टें रखी हुई हैं तो उनमें से बतानी है विच इज़ योर शर्ट, विच शर्ट इज़ योर्स, या विच इज़ योर शर्ट, विच शर्ट इज़ योर, ये सेंटेंस भी ठीक है, विच इज़ योर शर्ट ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन विच इज़ योर शर्ट में विच हमारा प्रोनाउन है, विच शर्ट इज़ योर्स में विच हमारा एडजेक्टिव है। ये भी क्लियर होगा जब हम एडजेक्टिव करेंगे कैसे क्या डिफरेंस है इनमें। अच्छा, दैट भी हमारा नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए यूज़ होता है। दैट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम सेंटेंस के साथ साथ करेंगे, ठीक है। हुज़ भी एक तरह से लिविंग के लिए यूज़ हो सकता है, और ऑफ विच का मतलब हमारा पोजेसिव हो सकता है, पोजेशन दिखाता है ये हमें। ये हमारे कुछ स्पेशल हैं, ये एज से लेके ये वाले, ये हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं कुछ,
ठीक है, इनका यूज़ हम सेंटेंस में देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन, और स्पेशली हु और हूँ वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेंटेंस में बहुत बार ये नहीं पता चलता है कि हु आएगा या हुम आएगा डायरेक्टली सिर्फ देखने से। तो सेंटेंसेस करते हैं फिर देखते हैं साथ साथ। तो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है हैव यू रेड सूरदास's poems who was a middle age poet in India। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस में क्या कोई जो हम हु से रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक देख रहे हैं वो उसके अलावा भी कोई मिस्टेक है? हैव यू रेड सूरदास's, तो जज की साउंड आ रही है, तो ये मिस्टेक है सबसे पहली। तो यहाँ पर सूरदास, जब कोई वर्ड हमारा नाउन का एस या ई एस पे एंड होता है और उसका हमें पोजेशन शो करना होता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगता है, एस नहीं लगता, तो यहाँ पर ये वाला एस नहीं आएगा। सबसे पहला तो यही मिस्टेक हो गया हमारा। अब चलते हैं, हैव यू रेड सूरदास पोएम हु वाज अ मिडल एज पोएट इन इंडिया। अब ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड होता है उसको हमने क्या बताया था, एंटेसीडेंट। ये इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी हमारा एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी बनता है उसके बाद जो वर्ब आती है वो उसके एंटेसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब अगर एंटेसीडेंट, अगर यहाँ पर अगर हमें ये प्लूरल दिख रहा है पोएम्स, तो इट मीन्स हु भी हमारा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और हु के बाद वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और अगर हु से पहले वाला एंटेसीडेंट हमें सिंगुलर दिखेगा तो हु हमारा सिंगुलर हो गया, इट मीन्स इट विल कैरी सिंगुलर वर्ब विथ इट। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा सेंटेंस ठीक है? हैव यू रेड सूरदास पोएम हु वाज ए मिडल एज पोएट इन इंडिया। हु कौन, हु पोएम वो कह रहा है कि क्या तुमने सूरदास की पोएम पढ़ी है जिसकी पोएम मिडल एज पोएट है इंडिया में। पोएम नहीं, जिसकी पोएम्स, यानी ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, पोएम्स को, और जबकि मिडल एज पोएट इन इंडिया कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, तो यानी ये सेंटेंस हमें करेक्ट करके कैसे लिखना है, यानी हु हमारा किसके साथ जाएगा, सूरदास जी के साथ जाएगा। तो इसमें करेक्शन क्या आ जाएगी, करेक्शन हैव यू रेड द poems ऑफ सूरदास हु वाज, क्योंकि हु किसके लिए है, सूरदास जी के लिए है, हु वाज मिडल एज पोएट इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ बार बार। तो अब देखो, हु हमारा, हु के बाद वाज, अगर हु यानी हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्यों है हु हमारा सिंगुलर, क्योंकि सूरदास जी एक पर्सन है और वो कैसे पर्सन है, सिंगुलर। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी आगे वाली वर्ब चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये रिलेटिव प्रोनाउन के सभी। आई हैव ए हाउस इन दिस सिटी। आई हैव ए हाउस इन दिस सिटी which was founded by my grandfather, which was founded by my father। अब इसमें देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हमारा इस सिटी में एक घर है
और ये सिटी, विच किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, सिटी को, और ये सिटी वाज फाउंडेड बाय माय फादर। तो मतलब सेंटेंस वैसे ठीक है ग्रामेटिकली, लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग अटपटा लग रहा है कि मेरे फादर ने ये सिटी फाउंडेड की है। वो कहना क्या चाह रहा होगा एक्चुअली में कि हाउस फाउंडेड किया है फादर ने, कि हाउस की नींव मेरे पापा ने रखी थी, सिटी की नींव थोड़ी ना रखी थी। लेकिन वैसे ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग रॉन्ग है। थर्ड सेंटेंस हमारा है, ही इज सोहन सन ऑफ ए थीफ। ही इज सोहन सन ऑफ अ थीफ who stood first in the last race. Who stood first in the last race. अब इसमें देखो, ही इज सोहन, मान लो ये एक बॉय खड़ा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ही इज सोहन सन ऑफ ए थीफ, थीफ का सन है, और वो थीफ हु स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट रेस, और जब लास्ट रेस कॉम्पिटिशन कुछ भी हुआ होगा वो फर्स्ट आया था। वो कहना किसके बारे में चाह रहा है, सन के बारे में चाह रहा है कि सन, ही इज सोहन सन ऑफ अ थीफ, जो कि लास्ट रेस में फर्स्ट आया है, सन फर्स्ट आया है। लेकिन वैसे ये सेंटेंस, अगर वो क्या पता वो सच में ही थीफ के बारे में कहना चाह रहा हो, तो वैसे ये ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन थीफ स्टूड नहीं करेगा फर्स्ट इन द रेस में, है ना, वो सन के बारे में बता रहा है, लेकिन वैसे ग्रामेटिकली करेक्ट है। अदरवाइज क्या आना चाहिए था, ही इज सोहन, अदरवाइज क्या आना चाहिए था इसमें, ही इज सोहन हु स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट रेस, लास्ट रेस इज सन ऑफ अ थीफ, सन ऑफ अ थीफ। ये करेक्शन ये आनी चाहिए इसमें। वैसे ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो सोहन है वो एक थीफ का बेटा है जो फर्स्ट आया है लास्ट रेस में। नेक्स्ट है, वी नीड ए नर्स फॉर एन इन्फेंट हु हैज़ 10 years एक्सपीरियंस। वी नीड ए नर्स, वी नीड अ नर्स फॉर एन इन्फेंट, फॉर एन इन्फेंट हु हैज़ 10 years एक्सपीरियंस, हु हैज़ 10 years एक्सपीरियंस। तो अब वैसे तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता अगर यहाँ इन्फेंट ना हो के पेशेंट होता, लेकिन अब क्या है, वी नीड ए इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट के लिए हु है, तो इन्फेंट को थोड़ी ना 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा, तो यानी वो किसके बारे में कहना चाह रहा है, नर्स के बारे में। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, वी नीड ए 10, वी नीड ए नर्स फॉर एन, वी नीड ए 10 years experienced नर्स, एक मिनट रॉन्ग हो गया, वी नीड ए नर्स हु हैज़, वी नीड ए नर्स, वी नीड ए नर्स हु हैज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हमें ऐसी नर्स चाहिए जिसके पास हु हैज़ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, किसके लिए चाहिए, फॉर एन इन्फेंट, एक बच्चे के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हु से रिलेटेड वाले सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें अभी तो मैंने सिर्फ ये हु के कॉन्टेक्स्ट में बताई है, आगे हमारे पास सेंटेंसेस हो सकते हैं कि हमें वर्ब क्या फिल करने हैं, पार्टीशन करके ये हमें दे सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो फिर हमें हु के अकॉर्डिंग देखना है, हु का एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हु के बाद वैसी ही वर्ब आएगी जैसा कि उसका एंटीसीडेंट होगा। सिंगुलर होगा तो हु के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो हु के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। अब करते हैं जैसे हम नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए कॉनोइशियर,
वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ connoisseur who has good taste of food. Who has good taste of food. तो देखो सेंटेंस देखो पहले, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए कॉनोइशर हु हैज़ गुड टेस्ट ऑफ फूड. सबसे पहले तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता, क्या होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स. वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है हमारा, प्लूरल होता है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक ऐसा फ्रेंड है जो कि कॉनोइशर होता है. कॉनोइशर कौन है, कौन होता है, जिसको गुड नॉलेज ऑफ आर्ट लिटरेचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनोइशर. हु हैज़ गुड टेस्ट ऑफ फूड. तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ए कॉनोइशर, इसका एंटीसीडेंट है ये, हैज़ गुड टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी है. तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, करेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस देखो, दीज आर द डॉक्टर्स, दीज आर द डॉक्टर्स हु आर कार्डियोलॉजिस्ट्स, हु आर कार्डियोलॉजिस्ट्स. तो डॉक्टर्स कैसा है, प्लूरल है. कॉनोइशर कैसा था, सिंगुलर था. तो इसके बाद आने वाले वर्ब भी कैसी थी, सिंगुलर थी. डॉक्टर्स प्लूरल है तो हु प्लूरल हो गया, और हु के बाद आने वाली वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई. ठीक है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया. थर्ड सेंटेंस है हमारा, इट इज़ आई हु इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी. इट इज़ आई हु इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी. तो इसमें देखो, इट इज़ आई का रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया, आई एंटीसीडेंट हो गया. तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, आई के साथ क्या वर्ब आती है, एम. तो इज नहीं होगा, क्या होगा, एम वर्किंग. नेक्स्ट है हमारा, दीज आर द कैटल, दीज आर द कैटल्स. तो आर ठीक है, कैटल्स के साथ आर आता है, लेकिन कैटल्स नहीं होता, क्या होता है, कैटल. वर्ड क्या होता है, कैटल, जो कि प्लूरल वर्ड होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ दे हु सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स विदाउट डिले. इट इज़ दे हु सबमिटेड his assignments without डिले. तो दे के बाद हु कैसा हो गया, यानी प्लूरल हो गया. तो प्लूरल, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी. हिज नहीं होगा, क्या होगा, दे के कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव दियर होगा, दियर असाइनमेंट्स. तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज हैं. आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी. अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए. मैं आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा ज़रूर दूंगी. नेक्स्ट है हमारा, आई नो यू हु हैव गिवन. I know you, I know you who have given all their property for the welfare, who have given all their property for the welfare of this country, for the welfare of this country. तो आई नो यू कैसा होता है, प्लूरल होता है. हु हैव आ गया तो प्लूरल ठीक हो गया. ये भी गिवन ऑल,
अब दियर आएगा यहाँ पर प्लूरल, लेकिन दियर तो कब आता, जब कोई थर्ड पर्सन की बात होती है। हमने क्या सीखा था अभी सेंटेंसेस के पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में कि जहाँ भी सेकंड पर्सन प्रेजेंट होगा वहाँ योर आएगा, योर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ जेंट्री हु हैज़ ब्रोकन ऑल द नॉर्म्स ऑफ सिविल बिहेवियर। इट इज़ जेंट्री हु हैज़ broken all the norms of civil behavior। तो जेंट्री कैसा वर्ड पढ़ा था हमने, प्लूरल वर्ड पढ़ा था नाउन में, और इसके साथ वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल जाएगी। तो हैव नहीं, हैज़ नहीं होगा, क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, all of you whom they informed about the meeting, all of you whom they informed about the meeting are fortunate enough, about the meeting are fortunate enough। तो all of you whom they informed about the meeting are fortunate enough, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत लकी हो जिनको कि मीटिंग के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब देखो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू क्या हो गया एक तरह से, यहाँ पर ऑल ऑफ यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अभी हुम को छोड़ो, दे इन्फॉर्म्ड, अगेन सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड सब्जेक्ट वर्ब, अबाउट द मीटिंग ऑब्जेक्ट, आर फॉर्चुनेट इनफ ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, लकी हैं, यानी एडजेक्टिव हो गया उनके बारे में। ठीक है, फॉर्चुनेट इनफ। तो अब इस सेंटेंस में देखो, all of you whom they informed about the meeting, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यानी कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है ये whom, क्योंकि एक ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये दिया हुआ है। ठीक है, दे इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग। अब यहाँ पर हमारा ये आर भी तो क्या है, एक वर्ब प्रेजेंट है। तो इस आर, अगर ये वर्ब प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या सीख रखा है सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में कि सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसी होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होती है। ठीक है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, आर का सब्जेक्ट कहाँ है, तो यानी हुम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हु में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका सब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो यानी ये सेंटेंस करेक्ट होके हमारा क्या लिखा जाएगा, ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, all of you are fortunate enough whom they informed about the meeting तो ये हमारा whom यानी यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ना काम करके ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं इसको, तो whom they informed आ जाएगा, क्योंकि फिर सेंटेंस हमारा हु के साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं बना पा रहा है। अगर हम इसके वर्ब का सब्जेक्ट हुम तो का अगर हम सब्जेक्ट वो कर रहे हैं तो यानी हु में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इसको मतलब क्या नहीं कर पा रहा है, इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये ऑल ऑफ यू का ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है यहाँ पे हुम, बजाय कि उसको आर का सब्जेक्ट बनाने की बजाय होम हमारा ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। तो अभी जो हमारा ये हु और हुम वाला है थोड़ा कॉन्सेप्ट,
अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम करेंगे जिसमें हम सिर्फ हु और हुम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हु और हुम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वाला सेंटेंस समझ नहीं आया है तो हम इसको दोबारा करेंगे कि मैं इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रही थी, ये आपको नेक्स्ट सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अपना वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोनाउन सेशन। अगर इसमें किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है, हाँ अगर लास्ट वाले सेंटेंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ आज के लिए उसे छोड़ दें, क्योंकि जो कल हम एक्सरसाइज करेंगे वो सिर्फ हम हूँ और हुम पे बेस्ड ही करेंगे। उसमें सही क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं, मतलब क्या मैं बताना चाह रही थी उसमें, कि ये उसका वर्ब, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही वर्ब होती हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं फिर। तो यहाँ पर ये हुम करेक्ट था, उसको हुम में कन्वर्ट नहीं करना था, लेकिन ऑल ऑफ यू के साथ आर वर्ब चली जाती है यहाँ पर। अब है हमारा वोकैब पार्ट। आज हम करेंगे 81 to 90 वर्ड्स। तो फर्स्ट आज का हमारा वर्ड है ब्लांच। ब्लांच, BLANCH, ब्लांच। ब्लांच का मीनिंग होता है पेल। पेल मतलब पेल दिखना, कि जैसे डल दिखना। डल दिखना कहते नहीं, आज तो तेरा चेहरा बड़ा उतरा उतरा हुआ सा दिख रहा है, पेल दिख रहा है, डल दिख रहा है, उसको हम कहते हैं ब्लांच। तो ब्लांच की ट्रिक बनेगी बिना लंच। बिना लंच, ब्लांच बिना लंच के पर्सन डल दिखने लगता है। डल दिखने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरी फॉर मार्कर। ये प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाएगी। ब्लांच के बाद है हमारा ब्रो बीट। ब्रो बीट, ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है टू फ्राइटन और स्कोल्ड समवन। टू फ्राइटन, किसी को डराना, और स्कोल्ड समवन। तो ब्रो बीट, उसका ब्रो हमेशा बीट यानी मारना, बीट करने के लिए डराता रहता है। बीट करने के लिए डराता रहता है। डराता रहता है। नेक्स्ट है हमारा बंगल। BUNGLE, बंगल। ओहो, एक मिनट। बंगल, BUNGLE, बंगल। बंगल का क्या मीनिंग होता है? टू डू समथिंग पुअरली विथ फुल ऑफ मिस्टेक्स। टू डू समथिंग पुअरली विद फुल ऑफ मिस्टेक्स। कोई मतलब काम ऐसे ही हड़बड़ाहट में या ऐसे ही बेकार तरीके से कर देना जो जिसमें कि बहुत सारी गलतियां हो जाएं। तो बंगल में क्या छुपा हुआ है? बंगल, जंगल। जंगल, जंगल का मैप, जंगल का मैप गलती से गलत देख लिया, या फिर गलती से हटा दो। जंगल का मैप गलत देख लिया। ओहो, ये परमानेंट है। गलत देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं और जंगल का मैप गलत देख के चले गए तो वहाँ पर हो सकता है हम कहीं ऐसे रास्तों में खो जाएं कि हम वापस ही ना आ पाएँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेंटर। बेंटर, बेंटर। बेंटर का मतलब होता है टॉक इन विच पीपल मेक्स जोक्स अबाउट ईच अदर। टॉक इन विच पीपल मेक
जोक अबाउट jokes about each other in friendly way। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जोक बोलते रहते हैं, कुछ भी फ्रेंडली वे में, लड़ाई के वे में या फिर ताना कसने वाले वे में नहीं, नॉर्मल में। तो इसमें बंटर, बनता, बनता से बना है ये वर्ड, बनता, बनता की तरह जोक, बनता की तरह जोक करने वाले फ्रेंड्स बंटर बन जाते हैं, बंतर बन जाते हैं। बनता की तरह जोक करते हैं वो, इसलिए वो संता बनता होता है ना, तो उसमें बनता की तरह जोक करने वाले क्या बन गए फिर वो, बंतर। नेक्स्ट है बाउडी, BOWDY, बाउडी। बाउडी का मतलब होता है ह्यूमरसली वल्गर, ह्यूमरसली वल्गर मतलब वल्गर होता है, जिनका करेक्टर अच्छा नहीं होता, ह्यूमरसली वल्गर। तो बाउडी राउडी से कर लो, हम किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी ट्रिक याद कर रहे हैं। राउडी राठौर एक नाम होता है ना, वो कैसा है, ह्यूमरसली वल्गर है, ये इसकी ट्रिक बन गई। 6 है हमारा बैशन, BASTION, बैशन। बैशन का मतलब होता है डिफेंडर, डिफेंडर मतलब किसी को डिफेंड करने के लिए आई हुई कोई ग्रुप, जैसे मान लो कोई मंत्री भाषण दे रहा है तो उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे पुलिस या बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो उनको हम डिफेंडर बोलते हैं, बैशन बोलते हैं। तो यही इसकी ट्रिक बन गई। भाषण देते हुए मंत्री को पुलिस ने डिफेंड किया, ये इसकी ट्रिक बन गई। भाषण देते हुए मंत्री को पुलिस ने डिफेंड किया, यही इसकी ट्रिक बन गई, डिफेंडर। नेक्स्ट है 7th वर्ड, ब्यूटीफिक, ब्यूटीफिक का मतलब होता है शोइंग ग्रेट जॉय, शोइंग ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कोई भी चीज़ है जो हमें ग्रेट जॉय या हैप्पीनेस कॉज करती है, वो ब्यूटीफिक हो गई। तो इसकी ट्रिक भी यही हो गई कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें हैप्पीनेस फील कराते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें हैप्पीनेस फील कराते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट सेंटेंसेस में बोल देती हूँ, मार्कर ही नहीं चल रहा है, इनकी ट्रिक्स में बोल के लिखवा देती हूँ अगर आप लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 8th वर्ड, कोडल, COODDLE, कोडल। कोडल का मीनिंग होता है किसी को बहुत केयर और अटेंशन के साथ ट्रीट करना, किसी को बहुत केयर और अटेंशन के साथ ट्रीट करना, कोडल। तो देखो COD ले, तो COD क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, COD ले, टू ट्रीट समवन इन टू मच केयर, किसी को बहुत ज़्यादा केयर में ट्रीट करना। तो COD ले, COD कैश ऑन डिलीवरी ले कहकर फ्लिपकार्ट वाले या फिर ऑनलाइन डिलीवरी वाले हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, COD ले, कोडल, कैश ऑन डिलीवरी ले कहकर हमें खुशी हो जाती है कि चलो हमें पैसा तो बाद में ही पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोडिसिल, CODICIL, कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब होता है ए स्टेटमेंट दैट इज लेटर एडिड टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट,
अ पार्ट ऑफ इट। मतलब कोडिसिल का क्या मतलब होता है कि मान लो किसी ने अपनी कोई वसीयत रखी थी और वो उसने कुछ और बना के रखी थी, बाद में वो किसी ने चुरा लिया, जैसे मर्जी भी उसमें कुछ पार्ट उसका चेंज कर दिया, उसको हम बोलते हैं कोडिसिल। तो इसकी ट्रिक हो गई यहाँ से, इसको प्लीज़ इग्नोर करें। कोठी, कोठी सील हो गई, कोठी सील कर दिया हो गई, कर दी, बाद में विल या वसीयत में कुछ चेंज करके, कुछ चेंज करके, क्योंकि बाद में वसीयत में कुछ चेंज कर दी थी स्टेटमेंट, इसलिए कोई कोठी थी वो सील हो गई। लास्ट वर्ड है आज का कोजेंट्स। कोजेंट्स, कोजेंट्स, कोजेंट्स का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल या कन्विंसिंग। क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई आर्ग्यू चल रही है, कोई ऐसी विवादित मुद्दे पे कोई बात चल रही है, लेकिन फिर भी उसमें क्या कैसा बर्ताव रखा जा रहा है कि क्लियर है, वो लॉजिकल है, एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए वो कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट चल रही है। तो कोजेंट्स, को का मतलब क्या होता है, किसी का पार्टिसिपेशन, तो कोजेंट से बन जाएगा यहाँ पर दो जेंट्स। दो जेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। गाइस, आपको मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और ये सेशन सारा मेरे पास जो भी ये नोट्स हैं, ये सारे में एक अच्छे कोचिंग सेंटर्स के ही नोट्स हैं जहाँ से मैंने पहले कोचिंग ली थी। तो आपको ये नोट्स काफ़ी काम आने वाले हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज के सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच।